Assalamu alaikum students, how are you? वालेकुम वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का वालेकुम शुक्र सर। आपने। जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सर ठीक ठाक। आप जी सर। अच्छा, आपका क्विज जो है ना वो कल होगा। वो मैं पूरा डे ही आपको दूंगा, लेकिन वो बेसिकली होगा तो 15-20 मिनट का ही, तो आप किसी भी टाइम जो है ना अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वो एलएमएस के ऊपर ही आपने अटेम्प्ट करना होगा। तो अभी हम क्लास करते हैं। तो आप एमसीक्यूज होंगे सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल होगा। क्वेश्चन होंगे ना, उसके लिए पूरा दिन कल के लिए ना, कल हाँ, होगा मतलब ना। वो मतलब ये है कि वो वैसे तो 15-20 मिनट का ही होगा क्विज, लेकिन आप किसी भी टाइम पे अटेम्प्ट कर सकते हैं विद इन 24 असाइनमेंट आवर्स। की तरह ठीक हम है, लोग ले सकते हैं उसको। ठीक है जी। ठीक है सर, समझ आ गया। तो सर वो आज करना है, कल होगा एलएमएस कल के कल बाद? करना कल है, होगा। कल होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। और वो आरी से ही होगा। तो आरी का जो कंप्यूटेशनल मॉडल है वो उसके ऊपर जितना हमने इन्फोर्समेंट करनी थी वो हो गई है। ठीक है। यस सर। बाकी हाँ, बाकी जैसे जैसे आप दूसरे कंप्यूटेशनल मॉडल्स पढ़ेंगे आरी के ऊपर हम फिर दोबारा से आएंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमने बेसिकली जो अभी कंप्यूटेशनल मॉडल पढ़ना है डीएफए, ये बेसिकली ये दूसरा कंप्यूटेशनल मॉडल है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है आरी के। मतलब बेसिकली जो सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं जिसके लिए हम आरी बना सकते हैं, ठीक है, उनको हम रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। ठीक है, ऑल लैंग्वेजेस फॉर विच वी कैन मेड आरी, उन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं रेगुलर लैंग्वेजेस। ठीक है। तो क्या आपके ख्याल में सारी की सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो रेगुलर होंगी? क्या सबके लिए आरी बनाया जा सकता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लैंग्वेजेस जो हैं वो और भी बहुत सारी टाइप्स की हो सकती हैं। तो यस सर। वो कितनी टाइप्स की हैं? जो नॉमन चॉम्स्की है, ठीक है, नॉमन चॉम्स्की एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने लैंग्वेजेस को 4 डिफरेंट टाइप्स में उसने डिवाइड किया, चॉम्स्की ने। ठीक है, तो ये चॉम्स्की एक साइंटिस्ट था, इसने लैंग्वेजेस की 4 टाइप्स बनाई। सबसे पहले वो कहता है कि लैंग्वेजेस जो हैं वो कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, और ऐसी कुछ लैंग्वेजेस हो सकती हैं जो कि नॉन रेगुलर हों। ठीक है, तो उनमें से जो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस होंगी वो उनको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी कह सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है, CFL का मतलब है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अब ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी लैंग्वेजेस जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस भी हों, उनमें से कुछ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जो तीसरी टाइप है लैंग्वेज की वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं जो कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भी नहीं होंगी, वो क्या कहलाएंगी? उनको कहेंगे रिकर्सिवली एनोमरेबल लैंग्वेजेस। रिकर्सिवली एनोमरेबल लैंग्वेजेस जो हैं ये ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि केस कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भी नहीं है। तो ये 4 तरह की लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, मतलब रेगुलर लैंग्वेजेस ये सबसेट है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का। इसका मतलब है कि जितनी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हों, जितनी भी रेगुलर लैंग्वेजेस होंगी वो ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी होगी। ठीक है, लेकिन सारी की सारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस रेगुलर लैंग्वेज नहीं होंगी। ठीक है, ये तो आपको पता है ना, प्रॉपर्टीज हैं ये सेट्स की। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक सेट है, ठीक है, 1 से 10 तक का सेट है, 1 से 10 तक का, और इसमें मैं कहता हूँ कि इवन नंबर्स का एक सेट है जो कि 2 से 10 तक है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये सेट ए जो है ये लार्जर सेट है, ये सेट बी से, सेट बी जो है वो ये वाला सेट है, और बी जो है वो सबसेट है। ठीक है, सबसेट है ए का, मतलब बी की जितनी भी वैल्यूज हैं वो ए का पार्ट बी हैं। ठीक है, लेकिन ए की सारी वैल्यूज जो है वो बी का पार्ट जरूरी नहीं है हों। जैसे कि यहाँ पे 1 जो है वो बी का पार्ट नहीं है, 3 बी का पार्ट नहीं है, 5 बी का पार्ट नहीं है, 7 बी का पार्ट नहीं है, 9 बी का पार्ट नहीं है, लेकिन 2, 4, 6, 8, 10 ये जो वैल्यूज़ हैं ये ए की वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये बी का पार्ट है। बी की सारी वैल्यूज़ ए का पार्ट है, लेकिन ए की कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो बी का पार्ट है। तो इसका मतलब जो लार्जर सेट होता है जिसका दूसरा सबसेट होता है, तो सबसेट जो है वो उस लार्जर सेट का पार्ट होता है। मतलब
हम कह सकते हैं कि सारी की सारी रेगुलर लैंग्वेजेस कॉन्टेक्स्ट फ्री हैं, लेकिन सारी की सारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस रेगुलर नहीं हैं। ठीक है, तो आपको बात समझ आ गया। इसी तरीके से सारी की सारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस कहला सकती हैं, लेकिन सारी की सारी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस नहीं हैं। इसी तरह से सारी की सारी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन सारी की सारी कॉन्टेक्स्ट रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेजेस कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस नहीं हैं। ठीक है, तो ये चॉम्स्की ने 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस को 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया था। अब रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो सिर्फ ऐसी लैंग्वेजेस जिसके लिए हम आरी बना सकते हैं, ठीक है, उनको हम रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। मतलब जो भी लैंग्वेज होगी जिसके लिए आरी बन सकता है वो रेगुलर लैंग्वेजेस कहलाएगी, और जो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी उसके लिए आरी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप ऐसे करें, अपने पास इसका आरी बनाएं। एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ANBN एक लैंग्वेज है, ANBN वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि n की वैल्यू आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं एंड सो ऑन। अगर 1 लेंगे तो आएगा वर्ड बनेगा AB। अगर n की वैल्यू 2 लेंगे तो A2B2 बनेगा। A2B2 का मतलब यह है कि डबल A डबल B, ये वाला वर्ड बनेगा। n की वैल्यू 3 लेंगे तो ये वाला वर्ड बनेगा ट्रिपल A ट्रिपल B। तो ये कौन सी लैंग्वेज होगी? ये ऐसी लैंग्वेज होगी जिसमें सारे के सारे वर्ड्स जो हैं उसमें इक्वल नंबर ऑफ एज होंगे और इक्वल नंबर ऑफ बीज होंगे, लेकिन एज शुरू में आएंगे और बीज बाद में आएंगे। तो इक्वल नंबर ऑफ एज इक्वल नंबर ऑफ बीज, ठीक है। तो लेकिन एज जो है वो स्टार्ट में आएंगे, सारे के सारे 8 कंसेक्टिव आएंगे इकट्ठे, और उसके बाद बी स्टार्ट होंगे। जैसे ही बी स्टार्ट होंगे उसके बाद कोई ए नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक लैंग्वेज है। अगर मैं कहूँ कि इसके लिए आप आरी बनाएं, ठीक है, तो आप ट्राई करके देख लें, आपसे इसका आरी बनना नहीं है। कैसे बनाएंगे इसका आरी? इसका आरी जो है ना इस तरह से बनाएंगे, A स्टार B स्टार, या कैसे बनाएंगे? करें AB लिखेंगे, AB ऊपर स्टार डालेंगे। सर A स्टार B स्टार की तरह मैंने बनाया है। A स्टार B स्टार की तरह आपने बनाया है, तो ये इसमें A स्टार का मतलब ये है कि A की जगह पे फॉर एग्जाम्पल मैं नल ले लूँ या 1A ले लूँ, और B स्टार से मैं 2B ले लूँ, तो ये वर्ड क्या इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है? A डबल B नो ये सर नहीं ये इससे बिलोंग ही नहीं करता, तो लिहाजा ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है। ये आरी, तो ये आरी गलत है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, इसका क्या मतलब है? इससे क्या डबल A डबल B जनरेट हो रहा है इससे, इस आरी से? नो सर। नहीं हो रहा। जब इसको रिपीट करेंगे AB, सबसे पहले अगर हम इसको 2 दफ़ा रिपीट करें, पहले आएगा AB, ठीक है, फिर AB को साथ में कंकैट करना पड़ेगा, तो ये कुछ स्ट्रिंग इस तरह का बन जाएगा। A के बाद B आएगा, फिर A आ जाएगा, तो जो कि ये वाला वर्ड इस लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा ये है कि जितने भी ये जो हमारे पास आरी है, जो ऊपर वाला मैंने आरी बनाया है, ये आरी जो है ये क्लोज है, रिलेटिवली क्लोज है। क्यों क्लोज है? क्योंकि ये सारी की सारी जो वैलिड स्ट्रिंग्स है ना वो जनरेट कर रहा है। ये भी स्ट्रिंग इससे जनरेट हो रही है, ये भी जनरेट हो रही है, ये भी जनरेट हो रही है। जितनी भी वैलिड स्ट्रिंग्स हैं वो सारी की सारी इससे जनरेट हो रही हैं। लेकिन ये ये जो इनवैलिड स्ट्रिंग्स हैं वो भी जनरेट करा, जैसे कि ये वाली स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला जो आरी है ये वैलिड स्ट्रिंग भी जनरेट नहीं कर रहा और इनवैलिड्स भी बहुत सारी कर रहा है। तो इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अब आप इसका आरी नहीं बना सकते, इस लैंग्वेज का आरी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये मॉडल जो है वो फेल हो गया है कि ये कुछ लैंग्वेजेस जो हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है, इस तरह की लैंग्वेजेस जो हैं उनको मॉडल करने के लिए ये मॉडल फेल हो गया। तो इसका मतलब है कोई और भी मॉडल होने चाहिए जो इससे ज़्यादा पावरफुल हों। ठीक है, तो अभी हम ऐसे ही मॉडल डिस्कस करेंगे जो जिनकी पावर जो है वो सेम ही है आरी के साथ, जैसे कि DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा।
डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो है ये मॉडल सेम ही है, इसकी पावर जितनी की आरई की है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जिन लैंग्वेजेस के लिए आरई बनाया जा सकता है उन लैंग्वेजेस के लिए डीएफए भी बनाया जा सकता है, और जिन लैंग्वेजेस के लिए डीएफए बनाया जा सकता है उन लैंग्वेजेस के लिए आरई भी बनाया जा सकता है। तो अगर इसकी पावर सेम ही है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, ये मॉडल डिफरेंट है। हो सकता है कि आरई की निस्बत आपको ये मॉडल ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो, ज़्यादा ईजी हो, तो आप किसी भी मॉडल, किसी भी लैंग्वेज के लिए डीएफए फ़ौरन बना सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या ये लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है या नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा था कि रेगुलर लैंग्वेज कौन सी होती है, कोई सर बताएगा? क्या डीएफए से भी सेम, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, बताएं सर मैं बताएं। कह रहा था कि आपने कहा आरई और डीएफए तकरीबन सेम है, तकरीबन नहीं, सेम, तो एग्जैक्टली क्या सेम, डीएफए से भी एग्जैक्टली। वही रिजल्ट निकल सकता है जो? हाँ, वो उसी की बात कर रहा हूँ ना। ये जो मैं कह रहा हूँ कि हम किसी भी लैंग्वेज के लिए, किसी भी लैंग्वेज के लिए हम आरई बना सकते हैं। जिस लैंग्वेज के लिए हम आरई बना सकते हैं उस लैंग्वेज को हम रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। अब मैंने ये कहा है कि जिस लैंग्वेज जी के लिए सर। मतलब जो रेगुलर लैंग्वेज है, अगर उसके लिए हम आरई बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसके जी लिए डीएफए भी बना सकते हैं। तो दोनों की पावर सेम है। तो डीएफए क्या होता है? ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ये मॉडल क्या है, ये अभी हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हो सकता है ये आपको ज़्यादा ठीक है रिलेटिवली इजी फील हो। ठीक है, और ऐसी लैंग्वेजेस जो है वो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस जो कि रेगुलर नहीं है, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है यहाँ पे। तो इसके लिए आप आरई भी नहीं बना सकते, इसके लिए आप डीएफए भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये आपको इस वजह से मैंने एक एग्जांपल दी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए, हर लैंग्वेज के लिए आप आरई बना सकते हो। ठीक है, तो आरई को क्लोज करते हैं। एक चीज़ जो मैंने आपको सिर्फ बतानी थी वो ये थी कि आरई की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं आरई की। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 आरईज़ हैं, R1 एंड R2, 2 आरईज़ हैं आपके पास। ठीक है, तो अगर 2 आरईज़ हैं आपके पास, 2 डिफरेंट आरईज़ हैं आपके पास। ठीक है, तो एक आरई को आप दूसरे आरई के साथ आप उसको यूनियन करते हैं। ठीक है, मतलब आप उसका और लेते हैं, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक आरई ही होगा। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज के लिए आपने RE1 बनाया लैंग्वेज 1 के लिए, और एक लैंग्वेज के लिए आपने RE2 बनाया पास लैंग क्लियर। ठीक है, लैंग्वेज 2 के लिए आपने RE2 इशू बनाया। है जी, नेट इशू आ रहा है? सर अब ठीक है, आपके पास। नो सर, आवाज़ सही नहीं आ रही? सही आ रही है, सही आ रही है सर। ठीक है, सो मैं ये कह रहा था कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट आरईज़ हैं, लैंग्वेज 1 के लिए आपने RE1 लिखा है और लैंग्वेज 2 के लिए आपने RE2 लिखा है, तो उन दोनों को अगर आप उन दोनों का आप यूनियन करेंगे, मतलब उनका आप और लेंगे, ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक आरई ही होगा। वो एक आरई की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरेगा। ठीक है, तो वो एक आरई होगा, वो एक वैलिड आरई होगा। नंबर 2, अगर दोनों आरईज को कंकैट करेंगे, R1 डॉट R2, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक आरई ही होगा। ठीक है, वो भी एक आरई ही होगा। ठीक है, कंकैट करने का क्या मतलब है? कंकैट करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल लैंग्वेज है हमारे पास, ऐसी लैंग्वेज जो कि ऑड एज जनरेट कर रही है। ठीक है, इसके लिए हमने आरई लिखा है। ठीक है, R1, और R2 जो है वो हमारे पास ये है कि हमने इवन बीज के लिए हमने एक आरई लिखा है। ऐसी लैंग्वेज R2 L2 एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इवन बीज को, जिसपे ऐसे सारे के सारे वर्ड्स हैं जिसमें बीज जो हैं वो इवन टाइम आ रहे हैं। ठीक है, और R1 जो है ये एक ऐसा आरई है जो जिस लैंग्वेज के लिए है, उस वो लैंग्वेज है जिसमें हम ऐसे के सारे वर्ड उस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं जिसमें ऑड एज आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को कंकैट करेंगे तो इसका क्या मतलब बनेगा, कोई बताएगा मुझे? लैंग्वेज जो है, एक नई लैंग्वेज बनेगी। ये जो आरई है ये एक नया आरई बनेगा, RE3। ठीक
ठीक है, ये किस लैंग्वेज के लिए होगा, उस लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन आप बता सकते हैं इन दो लैंग्वेजेस को देख के। सर उसमें इवन भी होंगे और ऑड भी होंगे। फिर शुरू में उसके ऑड डेज आएंगे और फिर बाद में साथ ही इवन बीस, और इस तरह फिर लैंग्वेज कंटिन्यू होगी उसकी हर दफा। हाँ, तो इसमें बेसिकली जो L3 लैंग्वेज होगी उसमें सारे के सारे वर्ड्स कैसे होंगे, उसमें सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो ऐसे होंगे जिसमें हर वर्ड में, ठीक है, हर वर्ड में ऑड ए होगा, ठीक है, ऑड ए होगा, ठीक है, और एंड इवन बी होगा। ऐसे सारे के सारे वर्ड्स इस लैंग्वेज से बिलोंग करेंगे जिसमें हर वर्ड में ऑड ए होगा और इवन बी होगा। अब ऐसे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जैसे कि ऑड ए में ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, लैंग्वेज 1 में ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जिसमें ऑड एज हों और ऑड ही बीज हों, ऐसे हो सकता है ना, क्योंकि उसने तो ये वाली कंडीशन पूरी करनी है, ऑड एज वाली। अगर ये वाली कंडीशन पूरी हो गई है तो उसको दूसरी कंडीशन का जो है ना, उस दूसरी कंडीशन उसने मीट नहीं करनी। दूसरी कंडीशन में हो सकता है इवन बीज हों या हो सकता है ऑड बीज हों, ठीक है, तो इवन बीज भी हो सकते हैं और ऑड बीज भी हो सकते हैं। तो बीज के साथ उसको कोई कंसर्न नहीं है इस लैंग्वेज को, ये सिर्फ ऑड एज को देख रही है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि यहाँ पे सिर्फ बीज के साथ कंसर्न है, उसका एज के साथ कोई कंसर्न नहीं है, वो ऑड भी हो सकते हैं इवन भी हो सकते हैं। तो जब इन दोनों का कंकैटिनेशन करेंगे तो एक्चुअली जो है वो दोनों का एंड हो जाएगा एक किस्म का, कि उस ऐसे लैंग्वेज 3 बनेगी जिसमें सारे के सारे वर्ड्स उसमें होंगे जिसमें ऑड एज होंगे और वो वर्ड्स जो है उसमें इवन बीज भी होंगे। मतलब ऐसे वर्ड जो कि ऑड एज और ऑड बीज वाले होंगे वो निकल जाएंगे उससे, वो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये कि प्रॉपर्टी है कि पहली प्रॉपर्टी ये है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है जो मैंने अभी आपको बताई है। एक तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप RE1 का या RE2 का आप क्लीन स्टार लेते हैं तो तब भी वो एक वैलिड RE ही होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं REs की, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी। तो RE यहाँ पे ख़त्म हो गया, क्लोज हो गया। सर ये RE काइंडली जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो जरा रिपीट कर दें। RE1 जो है उसका क्लीन स्टार लेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक RE है, ठीक है, RE है आपके पास AB, ठीक है, ये एक RE है सपोज आपके पास। तो ये इसमें कौन कौन से, ये किस लैंग्वेज के लिए है, ये एक ऐसी लैंग्वेज के लिए है जिसमें एक वर्ड एक्सेप्ट हो रहा है। वो कौन सा वर्ड है, वो है AB। ये एक वर्ड को एक्सेप्ट कर रही है और वो वर्ड है AB। ये इस लैंग्वेज के लिए आ रही है, ठीक है। लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल 4 है, उसमें एक वर्ड है AB, तो ये इस लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज 4 के लिए ये आ रही है। इसका क्लीन स्टार लेंगे ना, ठीक है, तो इसका क्लीन स्टार लेंगे तो ये भी एक वैलिड RE ही रहेगा। बस ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है, कि ये RE में क्या क्या चीज़ें होती हैं। RE में यही होता है ना कि उसमें सिग्मा से लेटर्स बिलोंग कर रहे होते हैं, उसमें डॉट ऑपरेटर हो सकता है जिसको कंकैटिनेशन कहते हैं, या प्लस ऑपरेटर हो सकता है जिसको हम यूनियन कहते हैं और कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली स्टार आप उसके ऊपर ऐड कर रहे हैं, तो अगर आप उसके ऊपर स्टार लगा देते हैं तो तब भी ये एक वैलिड RE ही होगा। जो ये वाला वर्ड है, ये जो RE है, ये एक वैलिड RE ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। हम आगे दोबारा से फिर RE के ऊपर आएंगे। पहले आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं रेगुलर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। तो वो एक नया मॉडल है, न्यू मॉडल है, वो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो फिर मैंने आपको अभी बताया था कि दोनों मॉडल्स की पावर सेम है, तो फिर हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि कैसे DFA और RE जो हैं ये दोनों सेम हैं, इनकी पावर सेम है। अगर इनकी पावर सेम है तो इसका मतलब ये है कि वी कैन कन्वर्ट DFA इनटू इक्विवेलेंट RE। अगर आपके पास DFA होगा, अगर आपके पास DFA होगा तो आप उसको RE में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कोई RE है, ठीक है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं DFA में, इक्विवेलेंट DFA में। तो ये हम प्रूव करेंगे बाद में, इसको कहते हैं क्लेन्स थ्योरम। ये क्लेन्स जो है एक साइंटिस्ट का नाम था जिसकी नेम पे हमने क्लीन स्टार एक ऑपरेटर बनाया है, ये भी एक साइंटिस्ट का नेम है। तो उसने एक थ्योरम दिया था कि ये इन दोनों की पावर, इन मॉडल्स की पावर सेम है। क्यों? क्योंकि एवरी DFA कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट RE and every RE can be converted into equivalent
DFA। तो ये कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तब हम कन्वर्ट कर सकते हैं जब हमें पता होगा कि RE क्या होता है, वो हमें पता चल चुका है, लेकिन DFA का हमें नहीं पता। तो DFA को हम कंप्यूटेशनल मॉडल है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। देन वी विल नो अबाउट के DFA क्या होता है, और फिर हमें पता चलेगा कि क्या हम DFA को RE में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो लेट्स डिस्कस अबाउट DFA। तो DFA जो है ये एक, इसको कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक, मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रहा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट। सर अभी अपने थ्योरम का नाम बताया था, थोड़ा रिपीट कर देंगे? वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, क्लेन्स थ्योरम है उसका नाम, तो वो हम थ्योरम जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ना इस तरह से दो पाथ हैं, आप किसी स्टेज पे आते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे आ गए हो, तो आपने इस तरफ जाना है, लेफ्ट की साइड पे जाना है या राइट की साइड पे जाना है आपने, ठीक है। तो आपको पता होता है कि आपने लेफ्ट या राइट जाना है, तो अगर आपने लेफ्ट पे जाना है तो ये एक डिटर्मिनिस्टिक पाथ है, ठीक है। लेकिन इफ़ यू डोंट नो कि आपने लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, और आप सारे के सारे कम्बिनेशन ट्राई करना चाहते हो, इधर भी जाके, तो उसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक कहेंगे। तो डिटर्मिनिस्टिक में पता होता है कि किस तरफ जाना है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक में नहीं पता होता कि किस तरफ जाना है। तो ये डिटर्मिनिस्टिक एग्जांपल है। फाइनाइट जी, सर जिस तरह आरी के अंदर एम्बिग्यूटी थी, तो इसमें तो नहीं होगी क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि हमने कौन सा पाथ एग्जैक्टली चूज। एग्जैक्टली ये आरी में जिस तरह से एम्बिगुअस आरी जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि एक ही सेम ही वर्ड जो है वो दो डिफरेंट वेज से जनरेट किया जा सकता है, तो यहाँ पे वो चीज़ ऑब्वियसली नहीं होगी, ठीक है। तो गुड क्वेश्चन। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट का मतलब क्या है कि इसमें लिमिटेड जो है वो ऑटोमेटा, ऑटोमेटन से निकला है, ऑटोमेटन का मतलब था मशीन, तो इसमें लिमिटेड मशीन्स होंगी, ठीक है। अब लिमिटेड मशीन्स का क्या मतलब है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो ये एक कंप्यूटेशनल मॉडल है। मॉडल को हमने मॉडल पता है मॉडल क्या होता है, किसी को पता है मॉडल क्या होता है? किसी को नहीं पता। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट, एब्स्ट्रैक्ट और रिप्रेजेंटेशन डिजाइन, ऑफ समथिंग, रिप्रेजेंटेशन होती है। रिप्रेजेंटेशन होती है समथिंग। तो अब यहाँ पे जो मशीन्स की रिप्रेजेंटेशन है वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में वो हम एक सर्कल से करेंगे। एक सर्कल का मतलब होगा एक मशीन, ठीक है। तो लिमिटेड मशीन्स का मतलब होगा लिमिटेड सर्कल्स। लिमिटेड सर्कल्स का मतलब होगा कि हमारे पास जो सर्कल्स होंगे ना, फॉर एग्जांपल 3 होंगे, 4 होंगे, क्योंकि फाइनाइट है ना, तो फाइनाइट का मतलब होगा कि हम बताएंगे कि 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 100 हैं, लेकिन 100 का हमारे पास काउंटेबल होंगे वो। हाँ काउंटेबल होंगे, तो जितने भी सर्कल्स होंगे वो काउंटेबल होंगे, इस वजह से हम उसको फाइनाइट ऑटोमेटा कहेंगे, ठीक है। तो ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो है ये असल में ये इसमें है क्या, ठीक है। तो ये इसको पहले सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन हम कैसे करेंगे, किसी को याद है कि इस पूरे कोर्स में हमने क्या करना है, हमने डिफरेंट कंप्यूटेशनल मॉडल्स को डिफाइन करना है थ्रू मैथमेटिकल नोटेशंस। हमने मैथमेटिकल नोटेशंस के थ्रू कंप्यूटेशनल मॉडल्स को डिफाइन करना है और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, जैसे हमने आरी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। तो हमने सबसे पहले DFA को मैथमेटिकल नोटेशंस में हमने इसको डिफाइन करना है। तो DFA जो है ये 5 टपल है, जैसे जो आरी था हमारे पास 4 टपल था, ये हमारे पास 5 टपल है, ठीक है। अब 5 टपल्स कौन से हैं, मतलब इसमें 5 चीज़ें हैं। नंबर 1, इसमें सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, सेट ऑफ अल्फाबेट्स लिख लेते हैं, इसमें सेट ऑफ अल्फाबेट होता है, सेट ऑफ अल्फाबेट, वही सेट ऑफ अल्फाबेट। तो सेट ऑफ अल्फाबेट अपने पास लिख लें, इसमें सेट ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। तो सर ये सिग्मा ही। हाँ, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा। तो ये सिग्मा जो है ये मैथमेटिकल नोटेशन है जो रिप्रेजेंट कर रही है सेट ऑफ अल्फाबेट्स को, ठीक है। इसमें इसमें भी यूनियन होगा और कंकैटिनेशन नहीं ये नहीं सब अभी कुछ। उसके ऊपर नहीं आए, वो तो आरी की डेफिनेशन थी ना, ये हम DFA की डेफिनेशन है, इसमें सारी ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें हों,
इसमें डिफरेंट इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो इसमें 5 चीजें हैं, वो 5 चीजें कौन सी हैं? ना ये मैं मुझे लगा कि वो इस जैसे ही है तो फिर रुक के आएंगे। नहीं, हम अभी डिस्कस करते हैं इसको। ये कंप्यूटेशनल मॉडल है, मॉडल का मतलब है इसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन में कौन कौन सी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। इसकी रिप्रेजेंटेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें सबसे पहली चीज़ होगी सिग्मा, ठीक है। तो ये जी पहला जी सिग्मा हमने, सिग्मा क्या होता है वो आपको पता है, सिग्मा क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होंगे, इसमें सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स होंगे, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स। वो जो मशीन्स है ना उनको मैं स्टेट्स कह रहा हूँ कि इसमें फाइनाइट स्टेट्स होंगी, उनको हम जो है वो क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यू एक सेट है, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स। तो दूसरी चीज़ इसमें क्या होगी, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, ठीक है। तो सिग्मा आपको पता है कि सिग्मा में हमारे पास जो है वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ए कॉमा बी है, ठीक है। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, सिग्मा की। क्यू में क्या होगा, क्यू में स्टेट्स होंगी, फाइनाइट स्टेट्स होंगी, लिमिटेड स्टेट्स होंगी, काउंटेबल स्टेट्स होंगी। हर स्टेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सर्कल जो है वो डिफाइन करे, वो मॉडल कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्टेट को, ठीक है। तो एक स्टेट का मतलब, एक सर्कल का मतलब एक स्टेट, दो सर्कल्स का मतलब दो स्टेट्स। लेकिन जितनी भी स्टेट्स होंगी वो फाइनाइट होंगी, काउंटेबल होंगी, तो लिहाजा काउंटेबल सर्कल्स होंगे। तो इस मॉडल में आपको सेट ऑफ अल्फाबेट्स नजर आ रहे होंगे और सर्कल्स नजर आ रहे होंगे। अभी तक आपको दो चीजें मैंने आपको बता दी। तीसरी चीज, ये जो स्टेट्स होंगी ना, इनमें एक स्टेट ऐसी होगी जो कि स्टार्टिंग स्टेट होगी, ठीक है। तो आपने जो तीसरी चीज है उसमें वो है स्टार्टिंग स्टेट। अब अगर मैं स्टार्टिंग स्टेट जो है उसको मैं कह सकता हूँ कि वो एक Q0 है, Q0 स्टेट है। इसको मैं Q0 स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैथमेटिकल नोटेशन में। और ये किससे बिलोंग कर रही होगी, ये बेसिकली बिलोंग कर रही होगी इसी Q सेट से। मतलब Q जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं और उन स्टेट में से एक स्टेट जो है वो स्टार्टिंग स्टेट होगी। तो जब हम स्टार्टिंग स्टेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडल करेंगे, ठीक है, तो अगर मैं सर्कल बना दूंगा ऐसे, तो मुझे कैसे पता चलेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल 4 सर्कल हैं, ऐसे 4 स्टेट्स हैं, तो कैसे पता चलेगा कौन सी स्टार्टिंग स्टेट है? तो देयर शुड बी समथिंग डिफरेंट। अगर मैं यहाँ पे इस स्टेट में माइनस का सिंबल लगा दूंगा ऐसे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट है। तो 4 स्टेट में से कौन सी स्टेट स्टार्टिंग है, ये हमारी जो जिसमें माइनस लगा होगा उसको हम स्टार्टिंग स्टेट कह सकते हैं। एक और तरीका भी है इसको रिप्रेजेंट करने का, या जिसके साथ हमने इस तरह से एरो लगाया होगा ऐसे, जिस स्टेट के साथ हम एरो लगा देंगे उसका मतलब भी ये होगा कि ये स्टार्टिंग स्टेट है हमारी। डन हो गया। तो ये दोनों जो हैं रिप्रेजेंटेशन है स्टार्टिंग स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। नंबर 4, इसमें और क्या चीज़ है, इसमें सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स हैं, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। पहली तो चीज़ ये है कि इसमें जो स्टेट्स होंगी वो फाइनाइट होंगी, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। दूसरी जो चीज़ है, इसमें एक स्टार्टिंग स्टेट होगी, तो ओनली वन, ठीक है, वन स्टार्टिंग स्टेट होगी, वन, ठीक है, वन स्टार्टिंग स्टेट होगी इसमें, और हमेशा एक ही होगी और लाजमी होगी। क्या होगी, एक ही होगी। कोई भी डीएफए बनाएंगे उसमें जो स्टार्टिंग स्टेट होगी वो हमेशा एक होगी और मस्ट होगी, लाजमी होगी, ठीक है। तो समझ आ गई इस चीज की, थर्ड वाले पॉइंट की। ओके, तो फोर्थ वाला पॉइंट जो है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं QF से, मैथमेटिकल नोटेशन QF से। ये सेट है, ये एक फाइनल स्टेट नहीं है, एक से ज्यादा भी फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, इस वजह से इसको मैं कह रहा हूँ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। ये जो फाइनल स्टेट्स हैं ये भी Q से ही बिलोंग करेंगी, मतलब Q का सबसेट होगी ये सेट जो है। मतलब कि
जो स्टेट्स जिनको हम सर्कल्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनमें से कुछ सर्कल्स जो हैं वो फाइनल स्टेट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब एक से ज़्यादा भी फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं और हो सकता है कोई भी ना हो, तो 0 फाइनल स्टेट भी हो सकती है, 1 भी फाइनल स्टेट हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। जितनी मैक्सिमम आप 4, अगर आप 4 आपके पास सर्कल्स हैं, इसका मतलब 4 स्टेट्स हैं डीएफए में, तो ये चारों की चारों फाइनल स्टेट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है वो क्यू नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट है। तो अगर आपने माइनस सिंबल से स्टार्टिंग स्टेट को रिप्रेजेंट किया है तो प्लस सिंबल से हम फाइनल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अगर माइनस सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है, इसके साथ प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट है और ये हमारी फाइनल स्टेट है, ठीक है। सर स्टेट होती क्या सर, मतलब इसकी थोड़ी समझ नहीं स्टेट। अभी आपको समझ नहीं आ रही है, अभी आपको मैं बस बता रहा हूँ, जितनी आपको समझ लग रही है वो आपको काफ़ी है, बाकी मैं आपको जब एग्जांपल दूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको जस्ट इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इतना ही रखें अपने पास। तो सेट ऑफ फाइनल्स, अभी मैं जो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ उनको आप सब ऑब्जर्व करने की, याद रखने की कोशिश करें कि मैंने कहा कि स्टार्टिंग स्टेट्स कितनी हो सकती हैं 1 और 0 हो सकती है स्टार्टिंग स्टेट, नो सर, वो 2 वन हो नहीं, सकती है, स्टार्ट 2 होना भी नहीं हो चाहिए। सकता। 2 हो सकती हैं, नो हो सर, सकता है, तो हो सकता है सर स्टार्टिंग स्टेट ना, हो सकता है स्टार्टिंग स्टेट ना होगी सीडीएफए में, ऐसा हो सकता है। नो सर, नहीं हो सकता। यस एक स्टार्टिंग स्टेट एक ही होगी और वो लाजमी होगी, ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। और इसको माइनस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे या हम इसको एरो के साथ रिप्रेजेंट करेंगे कि ये स्टेट जो है इससे ये स्टार्टिंग स्टेट है, इसके साथ एरो लगा होगा, ठीक है। और अगर आपने माइनस सिंबल से स्टार्टिंग स्टेट को रिप्रेजेंट किया है तो एंडिंग को आपने प्लस के साथ रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अगर आपने एरो के साथ एक स्टार्टिंग स्टेट को रिप्रेजेंट किया है तो एंडिंग स्टेट को आप डबल सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब या तो आप ये वाला मॉडल यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए, ठीक है, या फिर आप ये वाला मॉडल यूज कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, दोनों मॉडल जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, फिट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो इसमें 4 चीज़ें कौन सी हैं, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, फाइनाइट स्टेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें एक स्टार्टिंग स्टेट होती है और इसमें सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं जिसको हम QF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको बता दी। 5वीं चीज़ इसमें क्या होगी, लास्ट चीज़ फाइनल इसमें चीज़ होगी ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जब मैं कोई एग्जांपल दूंगा ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से डीएफए बनाते हैं, मॉडल कैसे करते हैं। किसी भी लैंग्वेज के लिए आपने मॉडल करना है तो मॉडल किस तरह से कर सकते हैं वो अभी हम इसके ऊपर देखते हैं। ट्रांजिशन फंक्शन, 5वीं चीज़। ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन ये कहता है कि अगर आप किसी क्यू स्टेट पे हैं, ठीक है, किसी भी क्यू ए स्टेट पे हैं, क्यू ए स्टेट जो है ये किससे बिलोंग करेगी, क्यू से बिलोंग करेगी। तो क्यू ए स्टेट जो है वो किससे बिलोंग करेगी, वो क्यू से बिलोंग करेगी, ठीक है। तो किसी भी क्यू ए स्टेट पे हैं, किसी भी क्यू ए स्टेट जो है इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, किसी भी स्टेट पे हैं क्यू ए स्टेट पे। अगर आप क्यू ए स्टेट पे हैं और आप उस स्टेट से कोई लेटर रीड करते हैं, लेटर कौन सा रीड करेंगे आप, ए या बी रीड करेंगे जो सिग्मा से बिलोंग करेंगे। तो कोई भी एक किसी एक स्टेट, जैसे कि ये स्टेट है, इससे आप ए रीड करके आप किसी और स्टेट पे जा सकते हैं। तो आपका एरो कुछ इस तरह से लगा होगा, मतलब ये कि ये स्टेट्स आपस में कनेक्टेड भी होंगी। और एक स्टेट से अगर आप ए रीड करते हैं तो ए रीड करके आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ए कैसे रीड करेंगे ये भी बाद में आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि ट्रांजिशन फंक्शन का मतलब ये है कि किसी क्यू ए स्टेट पे हैं और आप सिग्मा से कोई करेक्टर रीड करते हैं, ठीक है, तो आप किसी भी क्यू बी स्टेट पे चले जाते हैं। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन है, ठीक है। तो ये मैंने ट्रांजिशन फंक्शन आपको मैंने बता दिया, जबकि क्यू ए और क्यू बी जो हैं ये दोनों क्यू से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये मैंने आपको चीज़ें इसको डिफाइन कर दिया। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ और इन्हीं चीज़ों को मैं यूज़ करते हुए ये मैं आपको बताता हूँ कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेट्स डू इट। एक एग्जांपल लेते हैं।
जो लैंग्वेज जो हमने पहले जिसके लिए आर बनाया हो, आपके माइंड में हो, जो कि इजी लग रही हो आपको लैंग्वेज, कोई भी नहीं याद आपको लैंग्वेज? चले, ऑल वर्ड्स सर ऐसी लैंग्वेज जिसका स्टार्ट ए से हो। Alphabet ऐसी, start हाँ, from A and to एंड अच्छा ओके, ऑल वर्ड्स, ऐसी लैंग्वेज जिसमें ऑल वर्ड्स जो हैं वो स्टार्टिंग विद ए हो रहे हैं, स्टार्ट विद ए, ठीक है, और एंड विद बी हो गया, स्टार्ट विद ए एंड विद बी। एंड विद बी। तो ये एक रेगुलर लैंग्वेज है, बताएं, ये एक रेगुलर लैंग्वेज है? यस सर, कैसे बन सकता क्यों है? क्यों? इसका इसके कैसे बन सकता है? इसके लिए आर बना सकते हैं हम, ठीक है, तो ये आर इसके लिए एक रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है। तो आर हमने बना के देखा हुआ है इसका कि आर कैसे बनाते हैं इसका। अब मैं इसके लिए डीएफए बना रहा हूँ, जब डीएफए बना रहा हूँ तो डीएफए में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, उसमें इस तरह से स्टेट्स होंगी और उन वो स्टेट्स आपस में कनेक्टेड होंगी, कनेक्ट ऐसे होंगी, ठीक है। और इसमें सिग्मा जो है, सिग्मा क्या है हमारे पास, सिग्मा हमारे पास ए बी है, और जो ट्रांजिशन फंक्शन है, ट्रांजिशन फंक्शन में हम क्या करते हैं, किसी एक यूज, ये फॉर एग्जाम्पल वन स्टेट नंबर 1 है, ये स्टेट नंबर 2 है, इसको हम लेबल कर सकते हैं, ये स्टेट नंबर 3 है, ठीक है। तो स्टेट नंबर 1 से अगर हम ए रीड करें तो हम यहाँ पे आ सकते हैं, और स्टेट नंबर 2 से हम बी रीड करें तो हम यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा जो मॉडल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। क्या ये डीएफए की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है ये वाला, ये जो मॉडल मैंने किया, बताएं जी, क्या ये एक नहीं, डीएफए हो? सर हमने अभी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सर इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमने पहले फाइंड करना था। तो स्टार्टिंग और एंडिंग डिफाइन करना जरूरी है? जी सर, जी स्टार्टिंग तो जरूरी जरूरी है, एंडिंग स्टार्टिंग जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग जरूरी है, तो स्टार्टिंग जरूरी है, तो स्टार्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे एरो सिंबल लगा दिया है कि ये जी स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ठीक है। जी अब ये एक डीएफए हो सकता है? yes यस, ये एक डीएफए हो सकता है, ये उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर पूरा पूरा जो है वो उसके ऊपर हम जो हमने डिफाइन किया कंप्यूटेशनल मॉडल, उसके ऊपर पूरा इसको ये हम इसको कह सकते हैं कि ये उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर 100% एग्री कर रहा है, जो हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं। हमने कहा था कि उसमें स्टेट्स होंगी, तो इसमें स्टेट्स हैं, सेट ऑफ स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं इसमें, एक स्टार्टिंग स्टेट मस्ट होगी, वो स्टार्टिंग स्टेट भी है, फाइनल स्टेट्स हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो वो भी इसके ऊपर भी पूरा उतर है। ट्रांजिशन फंक्शन भी है इसमें कि स्टेट नंबर 1 से अगर हम ए रीड करेंगे तो हम B2 के ऊपर आएंगे, और स्टेट नंबर 2 से अगर हम बी रीड करेंगे तो हम स्टेट नंबर 3 पे आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्टेट नंबर 1 से ए रीड करके स्टेट नंबर 2 पे भी जा रहे हो, ठीक है, और स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 3 पे जा रहे हो वो भी ए रीड करके, ऐसा नहीं हो सकता। सिग्मा के एक करैक्टर के लिए एक स्टेट से एक पाथ होगा, मतलब अब मैं स्टेट नंबर 1 पे आया हूँ, स्टेट नंबर 1 से मैंने अगर ए रीड करना है तो मैं कहाँ जाऊँगा, 2 पे या 3 पे? सर 2 पे जाएंगे। 3 पे क्यों नहीं जा सकता? 3 पे भी तो जा सकता हूँ, ये पाथ। लेकिन तो सर वो 2 ए देयर रीड इज कर देयर इज एन एम्बिग्विटी, ठीक है, इसको कहते हैं नॉन डिटर्मिनिज्म, ये डिटर्मिनिज्म नहीं है। अगर तो आपके पास, हाँ जी, अगर तो आपके सर पास हमारे क्लियर पास सीक्वेंस है यहाँ पे। नहीं, सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस का मतलब नहीं, मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि सिग्मा के एक करैक्टर के लिए एक स्टेट से एक पाथ होगा। अगर एक स्टेट से सेम करैक्टर के लिए 2 डिफरेंट पाथ्स हैं तो ये डीएफए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब स्टेट नंबर 1 पे आएंगे तो ए रीड करके मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे तो पता नहीं चलेगा कि मैंने 2 पे जाना है या 3 पे जाना है। तो देयर इज एन एम्बिग्विटी, इसको कहते हैं नॉन डिटर्मिनिज्म। तो ये डिटर्मिनिज्म नहीं है। डिटर्मिनिज्म तब होगा जब स्टेट नंबर 1 से ए के लिए पाथ जो है वो एक ही होगा, ठीक है। तो अगर ये वाला हो या ये वाला हो तो मुझे क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी है, टेक केयर करनी है कि एक स्टेट से सिग्मा के लिए, एक स्टेट से सिग्मा के एक करैक्टर के लिए एक ही पाथ होना चाहिए, ठीक है।
तो मैं सबसे पहले इस लैंग्वेज के लिए DFA बनाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसके। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मैं स्टार्टिंग स्टेट बनाता हूँ। मैंने स्टार्टिंग, हमेशा आपने स्टार्टिंग स्टेट बनानी है। मैंने स्टार्टिंग स्टेट बना ली, इसको मैं लेबल कर दूँ स्टेट नंबर 1 है। सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो ए से स्टार्ट होने चाहिए। तो ऐसे सारे के सारे जो वर्ड्स हैं जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, मैं एक नई स्टेट बना लेता हूँ। ए रीड करके मैं इस स्टेट पे चला जाता हूँ। सपोज ये स्टेट नंबर 2 है, ठीक है। अब ए से स्टार्ट होने चाहिए और बी पे एंड होने चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करें, आप सबसे पहले इस लैंग्वेज के मिनिमल वर्ड्स लिख लें। तो पहला वर्ड जो ये लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है वो है ए बी। दूसरा वर्ड ए बी। तीसरा वर्ड ए बी बी एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शुरू में ए आना चाहिए और एंड पे बी आना चाहिए और दरमियान में कुछ भी आता रहे, दरमियान में कुछ भी आता रहे। तो ये इसका आरी था, दरमियान में कुछ भी आता रहे। तो ये इसके लिए बेसिकली हमने DFA बनाना है। तो शुरू में ए मस्ट आना चाहिए। तो स्टेट नंबर 1 से हमने जब भी रीड करना है तो ए रीड करना है। हम ए रीड कर लिया। उसके बाद अगर हमने इसको एक्सेप्ट करवाना है, इस वर्ड को एक्सेप्ट करवाना है, तो मैंने क्या करना है, मैं स्टेट नंबर 2 से मैं सॉरी क्या हो गया, स्टेट नंबर 2 से मैं बी रीड करूंगा और मैं स्टेट नंबर 3 पे चला जाऊंगा। अच्छा, ये वर्ड कब एक्सेप्ट होगा? ये वर्ड तब एक्सेप्ट होगा जब स्टेट नंबर 3 जो है ये फाइनल स्टेट होगी। तो मैं इस स्टेट को फाइनल स्टेट बना देता हूँ। मैं इसको डबल सर्कल कर लेता हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? अब मैं अगर देखना चाहता हूँ कि क्या ए बी जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ए बी को अब इसके ऊपर रन करते हैं। कैसे? स्टेट नंबर स्टार्टिंग स्टेट जो है वो ये है, तो हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। पहला लेटर कौन सा है? ए। हमने ए रीड किया। ए रीड करके हम कहाँ पे जा रहे हैं? स्टेट नंबर 2 पे। तो हम स्टेट नंबर 2 पे चले गए। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और हमने अब नेक्स्ट लेटर रीड करना है। वो लेटर है हमारे पास कौन सा? बी। स्टेट नंबर 2 से हम बी रीड करते हैं तो हम कौन से स्टेट पे चले जाते हैं? स्टेट नंबर 3 पे, ठीक है। वर्ड खत्म हो गया स्टूडेंट्स, वर्ड खत्म हो गया। यस सर। वर्ड खत्म हो गया। हम कौन से स्टेट पे हैं? थर्ड पे सर। स्टेट नंबर 3 पे। अगर हम ऐसी स्टेट पे हैं जब वर्ड खत्म होगा, अगर हम एक ऐसी स्टेट पे हैं जो कि फाइनल स्टेट है, तो इसका मतलब ये है कि वो वर्ड एक्सेप्टेड है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर हमने एक वर्ड रीड किया है और वर्ड को रीड करते हुए हमने स्टार्ट से उसको प्रोसेस करना शुरू कर दिया है इस तरह से जैसे मैंने भी आपको बताया है, तो अगर हम वर्ड ख़त्म हो गया है और हम फाइनल स्टेट पे पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है वो वर्ड एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये वाला वर्ड जो है वो एक्सेप्ट होगा? ये वाला वर्ड जो ये कैसे एक्सेप्ट होगा? जब मैंने नहीं। पहले ए रीड करना है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैं स्टेट नंबर 2 पे आ गया। फिर उसने कहा कि ए रीड करें। ए का तो पाथ ही नहीं है 2 से। याद रखिएगा कि अगर DFA में किसी कैरेक्टर का पाथ नहीं है तो DFA क्रैश कर देगी। DFA क्रैश करने का मतलब ये है कि वो वर्ड रिजेक्टेड है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर अब देखें, पहला ए रीड करके स्टेट नंबर 1 से हम स्टेट नंबर 2 पे आए, हम यहाँ पे हैं, अभी स्टेट नंबर 2 पे हैं हम, ठीक है, और हमने ए रीड करना है। अब स्टेट नंबर 2 पे ए का पाथ ही नहीं है, कहाँ पे जाना है ए रीड करके? पाथ ही नहीं है, तो ये FA क्रैश कर जाएगा। सर हम रिपीट नहीं कर सकते? अभी मैं उसके ऊपर आता हूँ। FA क्रैश कर जाएगा। तो FA क्रैश करने का मतलब ये है कि वर्ड रिजेक्टेड है। अगर हमने इस वर्ड को एक्सेप्ट करवाना है तो हमें इस DFA में क्या चेंजेस करनी पड़ेंगे? अब ये जो बात है ना, ये जो बात है, ये ए के बाद जितने मर्जी एज आते रहें, हमें कहाँ पे वेट करना चाहिए? हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए। हम सेल्फ लूप यहाँ से लगा सकते ऊपर हैं सर। इसका। 2 से 2 पे जा सकते हैं आप सेल्फ किसी भी स्टेट से सेल्फ लूप पे लगा सकते हैं कि अगर एज इसके बाद एज आते रहते हैं तो हम यहाँ पे ही रुकेंगे। कब तक यहाँ पे रुकेंगे? जब तक बी नहीं आ जाता।
तो पहला ए हमने रीड किया स्टेट नंबर 1 से, हम स्टेट नंबर 2 पे आ गए। दूसरा ए रीड किया तो हम स्टेट नंबर 2 से ए रीड करके स्टेट नंबर 2 पे ही रहेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करेंगे बी। जैसे ही हमने बी रीड किया तो हम स्टेट नंबर 2 से, अभी स्टेट नंबर 2 पे थे, हमने स्टेट नंबर 2 से बी रीड किया तो हम कहाँ पे चले गए, स्टेट नंबर 3 पे। वर्ड खत्म हो गया। जैसे ही वर्ड खत्म हो गया हम कहाँ पे हैं, फाइनल स्टेट पे हैं, तो लिहाजा ये वर्ड एक्सेप्टेड है। अब मुझे आपने ये बताना है कि ये जो नेक्स्ट वर्ड है ये वाला वर्ड एक्सेप्टेड है कि नहीं है। चलें। फिर वैसे तो नहीं होता, लेकिन अगर हम स्टेट नंबर 3 पे सेल्फ लूप लगा दे जी तो सर, हो अभी जाएगा। इस वक्त इनवैलिड है ये। अच्छा, इसको हम जब प्रोसेस करेंगे तो ये पहला हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टेट नंबर 1 से हमने ए रीड किया तो हम स्टेट नंबर 2 पे आ गए। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बी, हमने स्टेट नंबर 2 से बी रीड किया तो हम स्टेट नंबर 3 पे आ गए। ठीक है, तो अभी हम स्टेट नंबर 3 पे हैं और बी रीड करना है हमने। अब चूंकि इस पे कोई बी का पाथ नहीं है तो एफ ए क्रैश कर देगा, तो एफ ए जब क्रैश कर देगा तो ये वर्ड रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर हमने इसको एक्सेप्ट करवाना है तो बी के बाद जितने मर्जी बीज आते रहें वो तो बी से ही एंड होगा ना। अगर बी के बाद फिर बी आ गया तो इसका मतलब है वो तो बी से ही एंड हो रहा है, तो इसका मतलब है हमें फाइनल स्टेट पे ही रहना चाहिए। तो यहाँ से हम सेल्फ लूप लगाएंगे इसका यहाँ पे बी का। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जितने मर्जी बीज आते रहें हम फाइनल स्टेट पे ही रहेंगे। तो सारे के सारे वर्ड जो हैं जो बी पे एंड हो रहे होंगे वो यहाँ पे ही ख़त्म होंगे, फिनिश होंगे। ठीक है, अब जब आप ये वाला पाथ इस तरह से कंप्लीट कर लें इस तरह से, ठीक है, तो फिर आपने बाकी पाथ्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। बाकी पाथ्स का क्या मतलब है, पाथ्स का क्या मतलब है, पाथ्स का मतलब ये है कि आप इस तरह से लिख लें कि आपके पास स्टेट्स कौन कौन सी हैं। ये ट्रांजिशन टेबल होता है बेसिकली, ये बनाना ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे ही बस एक चीज़ बता रहा हूँ। आपने हर स्टेट से, स्टेट नंबर 1 से, स्टेट नंबर 2 से, स्टेट नंबर 3 से, हर स्टेट से सिग्मा के हर कैरेक्टर के लिए आपने एक पाथ देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए से स्टार्ट हो रहा है स्टेट नंबर 1 से, अगर हम ए रीड करें तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, स्टेट नंबर 2 पे, तो आप यहाँ पे 2 लिख दें। सपोज स्टेट नंबर 1 से ए रीड करके हम स्टेट नंबर 2 पे जा रहे हैं। अगर कोई कैरेक्टर स्टार्ट ही बी से हो रहा है तो क्या वो एक वैलिड वर्ड होगा, वो इस लैंग्वेज का पार्ट होगा? अगर एक वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग विद बी, हमने तो कहा था ये इस लैंग्वेज का पार्ट है नो सर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम स्टार्ट में ही, यानी कि स्टेट नंबर 1 पे अगर कोई लेक्चर जो है वो बी से स्टार्ट हो जाता है तो हम उसको एक नई स्टेट पे ले जाएंगे। क्या ये स्टेट फाइनल स्टेट हो सकती है? क्या हमने बी को एक्सेप्ट करना है, खाली बी को? स्टेट नंबर 4 जो है क्या ये फाइनल स्टेट हो सकती है? सर समझ नहीं क्वेश्चन किया आपके। अगर मैं स्टेट नंबर 4 को फाइनल स्टेट बना दूं तो क्या ये एक डीएफ एक वैलिड एफ रहेगा इस लैंग्वेज के लिए? मेरा ये क्वेश्चन है। नो सर, क्यों क्यों? स्टार्टिंग में दे है सर। इसमें यह है कि अगर आप स्टेट नंबर 1 से अगर आप बी रीड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक बी कैरेक्टर वी वर्ड रीड करना चाहते हैं, आपने स्टेट नंबर 1 से बी रीड किया, आप कहाँ पे आ गए, स्टेट नंबर 4 पे आ गए। जब स्टेट नंबर 4 पे आ गए तो वर्ड खत्म हो गया। तो क्या आप फाइनल स्टेट में हैं? यस, आप फाइनल स्टेट में हैं। तो इसका मतलब ये है कि बी एक्सेप्ट हो गया। अब बी अगर एक्सेप्ट हो गया तो बी तो इसके ऊपर पूरा ही नहीं उतरता, इस डेफिनेशन के ऊपर, ये तो ए से स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक इनवैलिड वर्ड था जो आप एक्सेप्ट करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेट नंबर 4 है ये फाइनल स्टेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्टेट होगी जो कि नॉन फाइनल स्टेट होगी। और अगर एक वर्ड बी से स्टार्ट हो चुका है और उसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, चाहे जितने मर्जी बीज आते रहे, वो बी से एंड भी हो जाए, तो वो कभी भी वो वर्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी डेफिनेशन ही पूरी नहीं उतर रही, वो स्टार्ट ही बी से हो गया है। एक्सक्यूज तो मी हम सर। उसको जी सर ये जरा बता देंगे, आपने अभी बताया था कि अगर हमारा क्या नाम है वर्ड जो है वो बी पे ख़त्म हो रहा है और हम फाइनल से पे पहुंच गए हैं तो वो हमारे पास वैलिड होगा। तो इसका सर ज़रा इसको थोड़ा बता दें, समझ लगी इस बात की। अच्छा, बताता हूँ आपको। तो अगर एक वर्ड स्टार्ट ही बी से हो गया है, ठीक
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो वर्ड हमारी लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है। तो जब बी से स्टार्ट हो गया तो हमने उसको एक ऐसी स्टेट पे लेके जाना है जो कि नॉन फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेड कलर में मेंशन कर रहा हूँ कि ये नॉन फाइनल स्टेट है, मतलब वो फाइनल स्टेट नहीं है, कभी भी फाइनल स्टेट नहीं है। तो ये उसके बाद चाहे एज आए चाहे उसमें बीज आए, ठीक है, हम उसी स्टेट पे रहेंगे। आप एक स्टेट पे एक मतलब अगर आपने लूप लगाना है, ठीक है, एक सेम स्टेट से सेम स्टेट पे आपने जाना है तो आप एक से ज़्यादा भी लेबल कर सकते हैं कॉमा सेपरेटेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टेट नंबर 4 पे आप ए रीड करके आप इसी स्टेट पे रहेंगे, स्टेट नंबर 4 से अगर आप बी रीड करते हैं तब भी आप इसी स्टेट पे रहेंगे। तो चाहे आप ए रीड करें चाहे आप बी रीड करें और जितने मर्जी आप ए बी से रीड करते रहे आप इसी स्टेट पे रहेंगे। और ये एक नॉन फाइनल स्टेट है। तो ये आप इस ऐसी स्टेट जिससे हम कभी भी फाइनल स्टेट पे नहीं जा सकते, उन स्टेट्स को हम डेड स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो डेड स्टेट का पाथ देना ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप ये वाला पाथ ये वाला कंपोनेंट ना भी बनाते, ठीक है, DFA ये वाला, तो फिर भी ये DFA जो है वो वैलिड DFA था। लेकिन ये डेड स्टेट बनाना ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है ये। अगर आप बनाना चाहते हो तो बना लें। ये एक ऐसा पाथ है जिसके ऊपर अगर आप चले जाएं बी रीड करके तो आप समझ लेंगे कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वर्ड आपने बी से स्टार्ट किया है, तो लिहाजा ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं होना था। तो ये आप ऐसी स्टेट पे चले जाते हैं जो कि नॉन फाइनल स्टेट है, और उस नॉन फाइनल स्टेट से कभी भी आप फाइनल स्टेट पे नहीं जा सकते, इसलिए इसको डेड स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने मान, तो आपने हर स्टेट से यानी कि स्टेट नंबर 1 से सिग्मा के हर कैरेक्टर के लिए पाथ कंप्लीट करना है। तो स्टेट नंबर 1 से ए का पाथ भी निकल चुका, ठीक है, और बी का पाथ भी निकल चुका, तो स्टेट नंबर 1 कंप्लीट हो गई। अब स्टेट नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेट नंबर 2 से ए का पाथ भी निकल चुका और बी का पाथ भी निकल चुका, ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गई। स्टेट नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेट नंबर 3 से बी का पाथ निकल चुका, ए का पाथ नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर स्टेट नंबर 3 से मैं ए रीड करता हूँ तो मुझे कौन से स्टेट पे जाना चाहिए? मुझे नई स्टेट बनानी चाहिए या किसी ऐसी स्टेट पे जाना चाहिए जो कि प्रीवियस है? स्टेट नंबर 1 पे जाना 3 चाहिए, से ए पे जा सकते हैं हम? 3 से ए पे जा सकते हैं। ए का क्या मतलब है? सॉरी, फर्स्ट स्टेट से हमारे पास स्टार्टिंग। नहीं जा सकते सर। आपने बेसिकली अगर आप ए रीड कर लिया उसके बाद आपके पास आ गया बी, उसके बाद फिर आपके पास आ गया ए, ठीक है, तो आप किस स्टेट पे आपको होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल इसके बाद फौरन बी आ जाता है तो आपका वर्ड एक्सेप्टेड है। इससे पहले आपका वर्ड ये था कि आपने ए बी के बाद ए रीड कर लिया, तो आप इस स्टेट से ए का पाथ देना चाहते हैं, इस ए का पाथ देना चाहते हैं। आपको एक ऐसी स्टेट पे जाना चाहिए कि जिस स्टेट से अगर आप बी रीड करें तो आपका वर्ड फिर फाइनल स्टेट पे आप चले जाएं। समझ आ रही है बात की कि आपने ए बी रीड करके आप इस जगह पे आ गए हैं, ठीक है। आप अपने ए रीड करके आपने एक ऐसी स्टेट पे जाना है जिससे आप आगे बी रीड कर ले तो आप फिर फाइनल स्टेट पे आ जाएं। तो कौन सी स्टेट ऐसी है जो बी रीड करके फाइनल स्टेट पे आ रही है? वो ये वाली स्टेट है, स्टेट नंबर 2। तो स्टेट नंबर 2 पे आप मूव कर दें। अगर आप स्टेट नंबर 3 से ए रीड करते हैं तो आप स्टेट नंबर 2 पे चले जाएं। तो इससे क्या होगा, अब इसका ए का पाथ भी कंप्लीट हो गया, स्टेट नंबर 1 का पाथ भी कंप्लीट हो गया, 2 का भी काम, 3 का भी। तो मैं दोबारा से एक नई FA बना देता हूँ आपको, और फिर मैं आपके सर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं एंटरटेन करता हूँ। तो लेट मी कंप्लीट दिस FA। उसके बाद आप इसको रन करिएगा और फिर आप इसमें से गलतियाँ निकालने की कोशिश करिएगा कि इसमें कौन सी चीज़ गलत है। तो सबसे पहले आपने अगर ए रीड करना है तो आप स्टेट नंबर 2 पे चले जाएंगे। फिर अगर आप स्टेट नंबर 2 से बी रीड करेंगे तो आप फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे। ये फाइनल स्टेट है हमारी, इसको मैं डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो अगर आपने स्टार्टिंग स्टेट और फाइनल स्टेट सही नहीं बनाई तो आपका FA गलत है, ठीक है। और अब अगर स्टेट नंबर 1 से हम बात कंप्लीट करते हैं, स्टेट नंबर 1 से अगर आप बी रीड करते हैं तो हम एक ऐसी स्टेट पे चले जाएंगे जो नॉन फाइनल स्टेट होगी, और इसके बाद जितने मर्जी आप एज रीड करते रहें, बीज रीड करते रहें, आप नॉन फाइनल स्टेट पे ही रहेंगे और ये वर्ड कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि स्टेट नंबर 4 नॉन फाइनल स्टेट है और इससे कभी आप फाइनल स्टेट पे नहीं जा डेड सकते। स्टेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? हाँ, ये डेड स्टेट ही है। अब डेड स्टेट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं आप, जो कि फाइनल स्टेट पे आपको कभी भी नहीं लेके जाती, ठीक है। तो ये वाला पाथ जो है ना ये बेसिकली ऑप्शनल है, ये आप ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो बाकी स्टेट नंबर 2 पे बी का पाथ कंप्लीट है, ए का पाथ कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आपने लूप लगाया था कि आप ए रीड करके आप यहाँ पे ही वेट करेंगे।
स्टेट नंबर 3 से बी का पाथ भी नहीं है, ए का पाथ भी नहीं है, तो जितने भी बीज आपने रीड करने हैं आपने यहाँ पे ही रहना है। अगर आपने ए रीड कर लिया तो आप यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। तो अब आप ऐसे सारे वर्ड्स जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं और बी पे एंड हो रहे हैं उनको आप ट्राई करें, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि जितने भी वर्ड्स वैलिड वर्ड हैं, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये वर्ड है ट्रिपल ए बी, जो ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे एंड हो रहा है, तो ये वाला वर्ड कैसे एक्सेप्ट होगा, ये कुछ ऐसे एक्सेप्ट होगा। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए रीड किया, आप स्टेट नंबर 2 पे चले गए, ए रीड करके, फिर ए रीड किया, आप स्टेट नंबर 2 पे ही रहे, फिर ए रीड किया, फिर आप स्टेट नंबर 2 पे ही रहे दोबारा यहाँ पे, फिर आपने बी रीड किया तो आप बी रीड करके स्टेट नंबर 2 से स्टेट नंबर 3 पे चले गए, वर्ड ख़त्म हो गया और आप किस स्टेट पे हैं, आप फाइनल स्टेट पे हैं, स्टेट नंबर 3 इज़ फाइनल स्टेट, तो लिहाजा ये वर्ड एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब एक ऐसा वर्ड जो कि एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए वो हम उसको करवाते हैं कि ये वाला वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है लेकिन बी पे एंड नहीं हो रहा, ये रिजेक्ट होना चाहिए, तो इसको रिजेक्ट करते हैं। लेट्स डू इट। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हमने ए रीड किया, ए रीड करके हम स्टेट नंबर 2 पे चले गए, फिर हमने बी रीड किया, बी रीड करके हम स्टेट नंबर 3 पे चले गए, फिर हमने बी रीड किया, बी रीड करके हम स्टेट नंबर 3 पे ही रहे, फिर हमने ए रीड किया तो 3 से हमने ए रीड करके हम स्टेट नंबर 2 पे चले गए, ठीक है। अब हम स्टेट नंबर 2 पे हैं, अभी वर्ड ख़त्म हो गया है क्योंकि ये जो स्टेट नंबर 2 है ये नॉन फाइनल स्टेट है, तो लिहाजा ये वर्ड जो है वो रिजेक्टेड है। तो समझ आ गई आपको DFA का मॉडल। तो ये एक सर कंप्लीट सही समझ आ गई है। तो ये मैंने एक कंप्लीट DFA जो है उसकी मैंने एग्जांपल आपको बता दी है। इसमें क्या होता है, इसमें सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं, सेट ऑफ स्टेट्स के अलावा इसमें स्टार्टिंग स्टेट एक मस्ट होती है, इसमें एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, हो सकता है इसको भी फाइनल बना लें, इसको भी फाइनल बना लें, इसको भी फाइनल बना लें। तो स्टार्टिंग स्टेट फाइनल स्टेट्स भी सेम टाइम पे हो सकती है, मतलब स्टार्टिंग स्टेट है और उसको फाइनल बना सकते हैं, आप स्टार्ट भी कर सकते हैं उसी से और उसी को भी फाइनल बना सकते हैं। और इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स सिग्मा से बिलोंग करते हैं। सिग्मा के हर कैरेक्टर के लिए हर स्टेट से एक पाथ होगा और एक ही पाथ होगा। सेम कैरेक्टर के लिए एक स्टेट से एक से ज़्यादा पाथ नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल ए आप रीड करके इधर भी जा रहे हैं और ए रीड करके आप इधर भी जा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होगा डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में, ठीक है। और जितने भी वर्ड्स जो हैं वो तब एक्सेप्ट होंगे जब वो वर्ड एंड होंगे, तो आप फाइनल स्टेट पे होना चाहिए, और ऐसे सारे वर्ड्स वो रिजेक्ट होंगे कि जब वो एंड हों तो आप नॉन फाइनल स्टेट पे हों तो वो रिजेक्ट होंगे। तो ये मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बता दी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके लिए आपने एक सर सर करना सर 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 जी सर सर वो बताओ। डेड स्टेट का सर पूछना था कि इसका फंक्शन क्या है, और दूसरा सर जो आपने उधर लिखा था कि इसमें से हम डेड स्टेट मतलब 1 से बी पे जा रहा था, तो मतलब 1 से 4 पे जा रहा था और उसके अंदर बी आ रहे थे, तो सर उसके अंदर हाँ कैसे आ सकते हैं? यार, ये देखो ना, ये वाला वर्ड है फॉर एग्जांपल BAB, ठीक है। ये हमने हमने एक ऐसे ऐसे सारे वर्ड जो इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे थे, तो ये वाला वर्ड कभी भी इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा, तो ये वाला वर्ड जो है ये रिजेक्ट होना चाहिए। ऐसे ही है, तो जैसे ये बी से स्टार्ट हुआ, हमें पता चल गया कि ये ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, हमने इसको रिजेक्ट करना है, तो हम उसको एक ऐसे पाथ पे ले गए। उसके बाद जो मर्जी करता रहे, ये ए रीड करे, बी रीड करे, जितने मर्जी ए रीड करता रहे, बी रीड करे, हम कभी भी इसको फाइनल स्टेट पे नहीं लेके जा सकते। दैट्स इट। ओके सर, समझ आ गई समझ आ गई। तो मैं आपको लैंग्वेज है मेरे पास ऑल वर्ड्स, ऐसी लैंग्वेज जो कि सारे के सारे वर्ड्स को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। ऑल वर्ड्स एक्सेप्ट कर रही है, ऑल पॉसिबल वर्ड्स। आपने उसके लिए FA बनाना है, जल्दी करें, अपने पास FA बनाएं। ऑल पॉसिबल वर्ड्स ओवर सिग्मा, सिग्मा से सर जितने भी। हाँ सर मल्टीपल स्टेट आपने बताया था कि फाइनल स्टेट हो सकती हैं। जी, हो सकती हैं, जितनी मर्जी फाइनल स्टेट ठीक हो है, जाएं आपके ऊपर। हाँ, ठीक है सर। आप सिग्मा आपके पास जो है वो AB है, ठीक है। और अगर आपने नल को एक्सेप्ट करवाना है तो आपको स्टार्टिंग स्टेट को ही फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा। मतलब आप कोशिश करें कि आप माइनस से स्टार्ट कर लें, ये स्टार्टिंग स्टेट है, और इसको ही अगर आप फाइनल स्टेट बना देंगे स्टार्टिंग स्टेट को, तो इसका मतलब ये होगा कि नल एक्सेप्टेड है। तो ऑल वर्ड्स ओवर सिग्मा जो है आपने इसको एक्सेप्ट करवाना है। सिग्मा से जो बिलोंग करते हैं वो वर्ड हैं AB, ठीक है। तो ये लैंग्वेज कौन सी है, इसमें कौन कौन से वर्ड्स होंगे, इसमें ऐसे सारे के सारे वर्ड्स होंगे जैसे कि नल है, फिर A है, फिर B है, फिर AB है, एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपने एक्सेप्ट करवाने हैं, इसके लिए आपने DFA बनाना है। चलें बनाएं इसके लिए DFA।
किसी ने बनाया है? सर ट्राई कर रहे हैं। सर एक गैस ही है सर, लिखिएगा सर। हाँ स्टार्टिंग जी, हाँ 1 जी। सर ए, मतलब आगे 2 स्टेट नंबर 2 ए बनाए। लिखते हैं। जी जी ये 1 2 लेबल करना ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट हम अपनी समझ आपको आसानी के लिए समझाने के लिए हम 1 2 से लेबल कर रहे हैं। इसको लेबल करना वैसे ज़रूरी नहीं है, ये हम वैसे ही मेंशन कर रहे हैं, तो इसलिए ये 1 2 लिखना दे। तो आपने ये कहा है कि आप स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 पे जाएंगे ए रीड करके। नेक्स्ट। यस सर। और सर इसको आप फाइनल स्टेट कर दें और ऊपर लूप लगा दें। इसको मैं फाइनल स्टेट कर दूं और इसके ऊपर लूप लगा दूं। इधर से तो मूव सर करें सर। हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखो? आगे सर 3 पे 3 पे मूव कर ले। 3 जी सर, बी मतलब इधर लगा, यहाँ और पे भी, इधर भी फाइनल स्टेट लगा दें। इधर भी अगर फाइनल स्टेट। इसमें सर चेक करिएगा क्या बनता है सर। सर ठीक है, मेरा भी तकरीबन ये सेम यही है, लेकिन सर फर्स्ट नहीं वाले भी बी पे भी लगाया लूप एक लगा दें। सेल्फ। नहीं, यहाँ पे क्या लिखना है? लेबल किसके लिए किया हुआ है? हर जो एज होगा वो लेबल होगा किसी कैरेक्टर से, तो इस एज को आपने किससे लेबल किया है? ए के लिए। ए के लिए। ए के लिए, ठीक है। और बस सर 3 और पे भी सेल्फ फाइनल लगेगा। सर 3 के पे भी। 3 जो 3 के ऊपर भी लूप लगेगा। यहाँ पे सर किसको नल लेबल के कर? लिए हम ए पे भी लगाएंगे, इस फर्स्ट वाली स्टेटस पे भी लगाएंगे हम फर्स्ट को सेल्फ। फर्स्ट को हम फाइनल कर देंगे। ठीक है जी। ठीक है, बस खत्म। सर बी से 3 से 2 पे भी आएगा, बी 3 से से 3 से 2 पे आएगा ए के लिए, ऐसे ही है। यस सर। यस तो मुझे यहाँ ना बी एक्सेप्ट करवाएं। बी एक्सेप्ट हो रहा है, बी इस लैंग्वेज का सर वो पार्ट है। लास्ट वाला 3 वाला फर्स्ट से भी आएगा सर। नहीं डबल नहीं हो सकते, डबल नहीं हो सकते। बी एक्सेप्ट करवाएं ना, बी एक्सेप्ट करवाएं। बी एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो यस सर, बी असल एक्सेप्ट में नहीं हो रहा। मैंने ये कहा था कि आपने ऐसे सारे के सारे वर्ड्स जो है वो इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे। जैसे सिग्मा है, ए है, बी है, ठीक है, डबल ए है, ए बी है, बी ए है, डबल बी है, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं एक्सेप्ट होने चाहिए। तो नल को अगर एक्सेप्ट करवाना है तो स्टार्टिंग स्टेट जो है उसको ही फाइनल बना देते हैं, तो नल एक्सेप्ट हो गया। ए को एक्सेप्ट करवाना है, यानी कि ये स्टार्टिंग स्टेट है, इससे हम ए रीड करें तो हमें फाइनल स्टेट पे जाना चाहिए। तो अगर हम यही फाइनल स्टेट है, अगर हम ए एक्सेप्ट कर लें तो हम ए को रीड करते हुए हम यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दें कि ए रीड कर लें हम, तो ये फाइनल स्टेट पे चला जाएगा। उसके बाद अगर हमने बी एक्सेप्ट करवाना है, बी वाला वर्ड मतलब स्टार्टिंग स्टेट से, यही स्टार्टिंग स्टेट है, तो स्टार्टिंग स्टेट से अगर हमने बी रीड करना है तो हम एक लूप लगा सकते हैं इस तरह से कि स्टार्टिंग स्टेट से अगर हमने बी रीड करना है, ठीक है, तो हम एंडिंग स्टेट पे जा सकते हैं। तो दो अलग अलग एजेस लगाने के बजाय हम सेम एक ही एज लगा के हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए कॉमा बी। इसका मतलब भी एक ही वही। स्टेट पे आपने 2 लूप लगा दिए हैं। हाँ, दो लूप लगा सकते हैं, 4 लूप लगा सकते हैं। लूप हर करेक्टर के लिए होगा जिसको आप लेबल कर रहे हैं। तो अगर आपने एक ही एज पे दोनों लेबल करने हैं तो आप कर सकते हैं ऐसे कॉमा लगा के। तो ये है इसका आरी DFA। ये वाला वर्ड एक्सेप्ट कर रहा है। स्टार्टिंग स्टेट पे आए हम, ये स्टार्टिंग स्टेट है, ए रीड किया, ए रीड करके हम कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे। फिर दोबारा ए रीड किया, दोबारा ए रीड करके हम कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे। वर्ड खत्म हो गया, हम कहाँ पे हैं, हम फाइनल स्टेट पे हैं। एंड वर्ड एक्सेप्टेड। ए बी को एक्सेप्ट करना है, हमने ए को रीड किया, हम इसी स्टेट पे रह रहे हैं। हमने बी को रीड किया, हम इसी स्टेट पे रह रहे हैं। वर्ड एंड हो गया, हम फाइनल स्टेट पे हैं, वर्ड एक्सेप्टेड। तो आप कॉपी पेस्ट करने की कोशिश ना करें कि एक लैंग्वेज के लिए जो हमने DFA बनाया वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो आप जो है वो दोबारा से ट्राई करें एक ऐसी लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें जो है वो एटलीस्ट नहीं मतलब एग्जैक्टली 1 ए जो है वो एक्सेप्ट कर रहा हो। एग्जैक्टली मैं उसकी एग्जांपल लेता हूँ आपको
कि आप एक ऐसी लैंग्वेज के लिए मैं एफ बनाने जा रहा हूँ जो कि एग्जैक्टली 1A को एक्सेप्ट कर रहा है, एग्जैक्टली 1A को। ऐसे सारे वर्ड्स जिसमें सिर्फ एक दफ़ा ए आ रहा है, जैसे कि ए है, फिर ए बी है, फिर बी ए है, फिर ए बी बी है, फिर बी ए बी है, फिर बी बी ए है। तो इसमें बीज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बीज जितने मर्जी आते रहे, लेकिन ए जो है वो एक दफ़ा ही आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है। इसमें ऐसी सारी, ये ऐसी लैंग्वेज के लिए मैंने आर बना DFA बनाना है। तो ये मेरी स्टार्टिंग स्टेट है, मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने ये इसको पहले, सबसे पहले मिनिमल स्ट्रिंग्स जो है उनको एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ए को एक्सेप्ट करवाना, मैंने स्टार्ट किया, मैंने ए रीड किया, ठीक है, और मैंने इसको एक्सेप्ट करवाना है, तो मैंने लिहाजा इस स्टेट को मैंने फाइनल स्टेट बनाना, तो मैंने ये स्टेट फाइनल स्टेट बना दी, दैट्स इट। तो ए एक्सेप्ट हो गया। अब मैंने ए बी को एक्सेप्ट करवाना, तो ए मैं रीड करके इस स्टेट पे आया हूँ, ठीक है। अब मैंने बी रीड करना, तो मैं इसी स्टेट पे, मुझे फाइनल स्टेट पे ही रहना चाहिए, तो मैं इसके ऊपर लूप लगाऊंगा इस तरह से, बी रीड करके मैं इस पे रहूँगा, और जितने मर्जी बीज आते रहे मैं यहीं पे ही रहूँगा, ठीक है। और इस बी ए को मैंने एक्सेप्ट कराना, बी ए को, मतलब ये जो बी है वो पहले मैं रीड करता रहूँ, जैसे ही मैं एक ए रीड कर लूँ मैं फाइनल स्टेट पे आ जाऊँ। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्ट में अगर बी आ जाता है तो मैं एक नॉन फाइनल स्टेट पे रहूँगा, क्योंकि मैंने बी को एक्सेप्ट लगा नहीं देंगे। करवाना, ठीक है। तो बी को स्टार्टिंग स्टेट के ऊपर मैं इस तरह से, स्टार्ट स्टेट है मेरे पास, तो स्टार्ट स्टेट है मेरे पास, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, तो जितने मर्जी बीज आते रहे मैं यहाँ पे वेट करूँगा, जैसे ही मेरे पास ए आएगा, जैसे कि इस वाले केस में बी रीड किया, मैं यहाँ पे रुकूंगा स्टेट नंबर 1 पे, जैसे मैंने नेक्स्ट ए रीड किया तो मैं फाइनल स्टेट पे चला जाऊँगा। तो वर्ड ख़त्म हो गया, मैं फाइनल स्टेट पे हूँ, स्टेट नंबर 2 पे, तो वर्ड एक्सेप्टेड। अगर मैंने ये वाला स्टेट, ये वाले इसको मैंने रीड करना है ए बी बी, तो मैं स्टार्ट स्टेट से ए रीड करूँगा, तो मैं स्टेट नंबर 2 पे चला गया, फिर मैं बी रीड करूँगा, स्टेट नंबर 2 पे रहूँगा, स्टेट नंबर 2 पे, फिर मैंने बी रीड किया, मैं स्टेट नंबर 2 पे ही रहूँगा। वर्ड ख़त्म हो गया, मैं फाइनल स्टेट पे हूँ, तो ये वर्ड एक्सेप्टेड है। अब आपने पता क्या करना था, जब आपने ये छोटा सा मिनिमल सा आपने 4-5 स्ट्रिंग्स रन कर दी इसके ऊपर, तो आपको ये हौसला हो जाएगा कि अच्छा ये सम हो 30-40% 50% ठीक है। फिर आपने क्या करना था, इसके पाथ को कंप्लीट करना होता है। पाथ का मतलब क्या है कि स्टेट नंबर 1 से आप देखें कि क्या दोनों कैरेक्टर्स ए और बी के लिए पाथ है, आपने बी का भी पाथ दे दिया, ए का भी पाथ दे दिया, तो ये स्टेट कंप्लीट है। फिर आपने स्टेट नंबर 2 पे चले जाना, स्टेट नंबर 2 से बी का पाथ कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन ए का पाथ नहीं है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि ए का पाथ जो है वो मुझे नई स्टेट पे देना चाहिए, या स्टेट नंबर 1 पे देना चाहिए, या स्टेट नंबर 2 पे देना चाहिए, बताएं। अगर स्टेट नंबर 2 पे एक और ए आ जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए? सर 2 से नहीं सर, आप दोबारा यहाँ पे ए के लिए कर सकते हैं, मतलब सेल्फ लूप लगा के। हाँ लगा के कर सकते हैं आप कहते हैं कि आप यहाँ पे दोबारा यहाँ पे भी ए का लूप लगा देंगे ऐसे, कोमा लगा के ए लगाना चाह रहे हैं, इससे क्या नहीं होगा? सर, इससे तो एग्जैक्ट वो खत्म हो जाएगा। हाँ तो फिर तो इसका मतलब है कि ये गलत लगाया आपने। तो अगर एक ए के तीसरा बाद बनाना सर। अगर आप एक ए के बाद फॉर एग्जाम्पल ए बी आपने रीड किया, तो आप अभी स्टेट नंबर 2 पे ही हैं। इसके बाद अगर एक और ए आ जाता है तो इसका मतलब है ये तो वर्ड अब इस लैंग्वेज का पार्ट कभी भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एज आ गए हैं। तो अगर एक और ए आ जाता है तो आपको कहाँ पे जाना चाहिए? जी सर, डेड स्टेट पे चले जाएंगे। तो एक ए स्टेट, आप एक और स्टेट बना लें स्टेट नंबर 3, और अगर आप एक और ए रीड कर लेते हैं तो आप उस डेड स्टेट पे चले जाएं, और उसके बाद जितने मर्जी एज आते रहें, जितने मर्जी बीज आते रहें, आप कभी भी फाइनल स्टेट पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा नंबर ऑफ एज आ चुके हैं। तो ये आप इस तरह से, ये अब स्टेट नंबर 1 का पाथ भी कंप्लीट हो गया ए बी के लिए, स्टेट नंबर 2 का पाथ भी कंप्लीट हो गया ए बी के लिए, और स्टेट नंबर 3 का पाथ भी कंप्लीट हो गया ए बी के लिए। तो हर करेक्टर से, हर सर स्टेट से, लास्ट हर एग्जांपल जिसके अंदर डेड स्टेट का आपने बताया है, इसको सर कंफ्यूजन है इसमें सर। क्या सर confusion? कंफ्यूजन ये है कि वो डेड स्टेट वाली समझ नहीं लगी कि अगर हमने जाना चाह रहे हैं 2 से 3 पे सर, हमारा हाँ तो वो जो देखे ना वैलिड स्ट्रिंग हमारी तो ये है कि हमारे पास सिंपल एग्जैक्ट ए मुझे होना चाहिए हमारे पास। हाँ मुझे ये बताओ कि ये वाला वर्ड जो है ये एक्सेप्टेड होगा? ये वाला वर्ड, सर एग्जैक्ट ए है तो हमारा नहीं होगा ना एक्सेप्ट ये ये। ये वाला वर्ड एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा ही है। जी नहीं होना अब मैं, चाहिए। हाँ मैं अब इसको
पहला लेटर रीड करता हूँ, ये वाला मैंने ए रीड किया। ए रीड करके मैं कौन सी स्टेट पे चला गया? आप बी 2 पे आ गया। स्टेट नंबर 2 पे। स्टेट नंबर 2 से अगर मैं बी रीड करूँ, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? स्टेट सर नंबर आप 2 2 पे पे, ही हैं। 2 पे ही रहूँगा। स्टेट नंबर 2 से अगर मैं ए रीड करता हूँ, फिर मैं कहाँ पे जाऊँगा? सर स्टेट 3 पे। स्टेट नंबर 3 पे। स्टेट नंबर 3 पे अगर मैं बी रीड करता हूँ, मैं कहाँ पे रहूँगा? स्टेट 3 3 पे। पे। 3 से फिर मैं बी रीड करता हूँ, मैं कहाँ पे रहूँगा? 3 पे। 3 पे। और वर्ड एंड हो गया, मैं कौन सी स्टेट पे हूँ? 3 पे। 3 क्या है? नॉन फाइनल स्टेट है, तो ये वर्ड रिजेक्ट हो गया। ये रिजेक्ट क्यों हुआ है? क्योंकि जब इसमें 2 एज आ गए थे ना, ये देखें, ये वाला ए, पहला ए ये वाला और दूसरा ए ये वाला, जब दूसरा ए आया था तो हमें कंफर्म हो गया था कि ये वर्ड तो एक्सेप्ट होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एज आ गए हैं। तो जैसे ही वो हम दूसरा एज हमने रीड किया था, तो हमने इसको डेड स्टेट पे ले गए थे। कैसी स्टेट पे? डेड स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जिस स्टेट से आगे मंजिल कभी भी नहीं आएगी। कभी मंजिल आने का मतलब ये है कि कभी भी फाइनल स्टेट नहीं आएगी। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आपने करना है कि एटलीस्ट 2 एज, एटलीस्ट, एग्जैक्ट नहीं, एटलीस्ट 2 एज आने चाहिए। ऐसे सारे के सारे वर्ड्स जिसमें एटलीस्ट, या एटलीस्ट अभी 1 ए कर लें, एटलीस्ट 1 ए आना चाहिए। एग्जैक्ट 1 ए और एटलीस्ट 1 ए में दोनों में फ़र्क है। एटलीस्ट 1 ए का मतलब ये है कि एक भी ए आ सकता है और एक से ज़्यादा एज भी आ सकते हैं, ठीक है, और 20 जितने मर्जी आते रहें, लेकिन एक ए आना लाजमी है, ठीक है, और एक से ज़्यादा एज भी आ सकते हैं। तो आप इस लैंग्वेज के लिए एफ ए बनाएं, एटलीस्ट 1 ए। तो इसकी प्रैक्टिस करें जल्दी से, 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से मुझे इसकी करवाएं, तो फिर मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ। सर अटेंडेंस है। अटेंडेंस भी लगा लेते हैं स्टूडेंट्स को। अब काफ़ी रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं कर रहे। रिकॉर्डिंग भी इसकी अपलोड कर देते हैं इंशाल्लाह, कल मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। सो आप एफ ए बनाएं, मैं ज़रा अटेंडेंस के लिए आपको VPN ऑन करता हूँ। VPN लॉगिन नहीं होगा, मैं अटेंडेंस ऑफिस में जाके लगाऊंगा कल आपकी। अटेंडेंस आपकी हो गई है, तो आप इसके आंसर लिखवाएं और फिर मैं लीव करता हूँ। किसी ने लिखा है, किसी ने इसके लिए बनाया एफ ए एटलीस्ट 1 ए के लिए? तो मैं ये एग्जांपल आपको सॉल्व करवा देता हूँ कि आपने स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके आपने क्या करना है, अगर आपने ए रीड किया तो आप एटलीस्ट 1 ए वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है, तो स्टेट नंबर 1 जो है, स्टेट नंबर 2 पे आप मूव कर देंगे, तो स्टेट नंबर 2 जो है उसको फाइनल स्टेट बना देंगे। क्यों? कि एटलीस्ट 1 ए की कंडीशन जो है वो पूरी हो गई है, तो स्टेट नंबर 2 को फाइनल स्टेट बना दिया। अब उसके बाद जितने मर्जी ए बीज आते रहें, एज भी आते रहें, बीज भी आते रहें, वो एक्सेप्ट ही होगा वर्ड। तो उसके लिए क्या होगा, चाहे ए आए और चाहे बी आए, वो वर्ड एक्सेप्ट ही होगा। तो ये इसको फाइनल स्टेट पे ही हम रहेंगे, ठीक है। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने का मतलब ये स्टेट नंबर 1 से ए बी का पाथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर हम स्टेट नंबर 1 पे बीज आते रहते हैं तो हम यहीं पे रह के इसका वेट करेंगे, जैसे ही हमें एक ए मिलेगा हम स्टेट नंबर 2 पे चले जाएंगे जो कि फाइनल स्टेट होगी। तो ये इसका एफ है।
तो आपको क्या मुश्किल फील हो रही है? स्टूडेंट्स इधर ही है? जी सर यस इधर सर। ही है। तो क्या मुश्किल फील हो रही है आपको? कुछ नहीं सर, ये सर प्रैक्टिस अभी वगैरह स्टार्टिंग है ना, तो सर इसलिए जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा सर, ये बेहतर समय नहीं, लग रही है। इसमें स्टेट्स हैं और इसमें ये ट्रांजिशन लगानी है बस, और हर स्टेट से आपने सिग्मा के हर कैरेक्टर के लिए सिर्फ एक पाथ देना है बस। वो कहाँ पे देना है बस आपने इसको इंश्योर करना है, ताकि कोई सारी की सारी वैलिड स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए और सारी की सारी इनवैलिड स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट होनी चाहिए, इसको इंश्योर करना है। सर तो हर स्टेट से सिग्मा में जितने भी अंदर उसमें वर्ड्स आ रहे हैं सबका पाथ देना होगा। सबका पाथ देना ज़रूरी नहीं है, सबका पाथ दें, लेकिन जो वैलिड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए जो पाथ बनता है वो लाजमी देना होगा। जो रिजेक्शन के पाथ हैं वो देना ज़रूरी नहीं है, मतलब डेड स्टेट बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उस केस में आपकी एफ जो है वो क्रैश हो जाएगी और फिर भी वो वर्ड जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो वर्ड तब रिजेक्ट होगा जब वो डेड स्टेट पे चले जाएंगे, वर्ड ख़त्म हो और आप ऐसी स्टेट पे हो जो कि नॉन फाइनल स्टेट हो, तब भी वो वर्ड रिजेक्ट होगा। और अगर उस वर्ड जो कि रिजेक्टेड वर्ड है उसका पाथ नहीं है एफ में और एफ क्रैश कर देगा, तो उस केस में भी वो वर्ड रिजेक्ट होगा। तो दोनों केसेस में आपका आंसर ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। कल आपका फिर क्विज है, उसकी तैयारी करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।